सभी का आज की प्रेस ब्रीफिंग में स्वागत है। सबसे पहले जो हेल्थ बुलेटिन है उसके बारे में जानकारी देना चाहूँगा। इस समय तक राज्य में 93 केसेस 93 केसेस पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 52 केस रिकवर हो चुके हैं और इस समय उत्तराखंड में 40 केस ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव हैं। आज एक व्यक्ति वो पॉजिटिव पाया गया था और इस प्रकार से हमारी संख्या 93 है। डबलिंग रेट पिछले एक सप्ताह में जो केसेस हमारे यहाँ आए हैं उन केसेस की वजह से हमारे डबलिंग रेट में गिरावट आई है। यद्यपि नेशनल एवरेज से अधिक है, लेकिन इस समय वो 15.5 दिनों का है, अगर पिछले 7 दिनों का हम एवरेज लें। इसी प्रकार से रिकवरी परसेंटेज नेशनल एवरेज से काफ़ी अधिक है और इस समय लगभग 56% है, 56%। राष्ट्रीय औसत वो 38% है। जो हमारे सैंपल्स लिए जाते हैं उनमें से कितने मामले पॉजिटिव हुए, अगर वो प्रतिशत देखा जाए तो हमारे यहाँ कंसिस्टेंटली ये 0.78, 0.74 लगभग उस रेंज में चल रहा है। जबकि अगर हिंदुस्तान का एवरेज लें तो वो 4 से अधिक, यानी कि जितने टेस्ट हो रहे हैं उनमें 4% केसेस पॉजिटिव निकलते हैं। उत्तराखंड में ये 1% से भी कम है, 0.78% है। जो मृत्यु का दर है, यद्यपि हमारे यहाँ केस कोविड की वजह से मृत्यु नहीं हुई थी, लेकिन वो चूँकि कोविड से ग्रसित थे इसलिए अगर उन्हें शामिल करते हैं तो जहाँ हिंदुस्तान का एवरेज कोविड पेशेंट्स में मृत्यु का दर 3.15% है, उत्तराखंड में ये फैटेलिटी परसेंटेज यानी मृत्यु दर वो 1.08% है। यानी कि हमारे यहाँ जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, उसमें हमने जो कोविड के पेशेंट्स आ रहे हैं उनको हमने उसका सही उपचार करके उनको स्वस्थ करके हमने उन्हें वापस भेजा है। आज के दिन में हमारे यहाँ कंटेनमेंट जोन उनकी संख्या 7 है और इनमें से देहरादून में 4 हैं, जो 20 बीघा कॉलोनी ऋषिकेश, शिवा एनक्लेव वार्ड 24 ऋषिकेश, चमन विहार लेन 11 देहरादून और वार्ड नंबर 25 आवास विकास ऋषिकेश। हरिद्वार में नगला इमरती रुड़की में और खाता खीरी भगवानपुर में और उधम सिंह नगर में वार्ड नंबर 13 राजीव नगर बाजपुर में। तो ये 7 कंटेनमेंट जोन थे, यानी कि एक समय जिनकी संख्या बढ़ के लगभग 24-25 हो गई थी, अब वो घट के 7 पे आ गया है। कल लॉकडाउन 3 के अंत में भारत सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए थे, जिनकी जानकारी आप सभी को प्राप्त हुई है मीडिया के माध्यम से। इसमें प्रमुख बात ये है कि अब जोन्स का कैटेगराइजेशन, जोन्स का वर्गीकरण उसे राज्य सरकारों को दे दिया गया है। पिछले बार आपको ध्यान होगा कि वर्गीकरण भारत सरकार के द्वारा जिलावार दिया गया था और अब की बार ये व्यवस्था राज्य सरकारों को दे दी गई है। इसमें भारत सरकार ने कुछ दिशा निर्देश जारी किए हैं, स्वास्थ्य मंत्रालय ने, जिसके माध्यम से राज्य सरकारें अपने प्रशासनिक यूनिट्स को रेड, ऑरेंज या ग्रीन कैटेगरी में विभक्त कर सकती हैं। ये आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो कैटेगरीज़ हैं उसमें है कि टोटल एक्टिव केसेस, जिस भी प्रशासनिक इकाई को हम लेते हैं
अगर ज़िला को हम लेते हैं तो टोटल एक्टिव केसेस, और उसमें उन्होंने एक रेंज दिया है। उस रेंज के से अगर अधिक होता है तो क्रिटिकल माना जाएगा, अगर उससे बहुत दूर है तो उसे अच्छा माना जाएगा, डिज़ायरेबल माना जाएगा। उसी प्रकार से टोटल केसेस पर लाख पॉपुलेशन, यानी कि इस समय एक्टिव केसेस प्रति 1 लाख जनसंख्या क्या है, उसके लिए भी उन्होंने एक रेंज बताया है। पिछले 7 दिनों में डबलिंग रेट क्या रहा है, उसका भी एक उन्होंने रेंज बताया है, जिस रेंज के अधीन ही हमें तय करना होता है कि वो किस कैटेगरी में जाएगा। इसके साथ साथ मृत्यु दर कैसा है उस प्रशासनिक इकाई में जिसका हम चयन करते हैं। टेस्टिंग रेशियो, यानी कि जनसंख्या 1 लाख जनसंख्या में टेस्टिंग हमने कितना किया है, वो टेस्टिंग के आधार पर फिर तय किया जा सकता है कि हम किसी भी इलाके को किस जोन में रखें। और फिर पॉजिटिविटी रेशियो, जो हमने बताया था कि हम जितना सैम्पल्स कलेक्ट करते हैं उसमें कितने केसेस पॉजिटिव आते हैं, तो उसके आधार पर भी ये भी एक पैमाना है जिसके माध्यम से हमें निर्णय लेने में आसानी होती है। तो ये 6 पैमाने उन्होंने बताए हैं और राज्यों के ऊपर छोड़ा है कि आप इन पैमानों के आधार पर आप प्रशासनिक इकाई तय कर लें, और तय करने के बाद फिर आप वहाँ पर जोनिंग करें, और जोन में किस प्रकार के नियंत्रण रखा जाएगा, किस प्रकार का रेगुलेशन रखा जाएगा, क्या बंदिशें रहेंगी, ये राज्य सरकारों के ऊपर ही उन्होंने छोड़ा है। पिछली बार की तरह उन्होंने एक सेट ऑफ एक्टिविटीज़ जो वर्जित हैं, जो प्रोहिबिटेड हैं, जो किसी भी जोन में नहीं संभव हैं, इसका उन्होंने कर दिया है। कमोबेश वो वही है जो कि पिछली बार था, उसमें कुछ हल्के परिवर्तन किए गए हैं, लेकिन वो भी राज्य सरकारों के ऊपर ही उन्होंने छोड़ा हुआ है। एक बात जो बहुत स्पष्ट है कि जो कंटेनमेंट जोन तय किए जाएंगे, कंटेनमेंट जोन में पूर्ण रूप से लॉकडाउन, जैसा अभी आप देख रहे होंगे हमारे कुछ कंटेनमेंट जोन में जो व्यवस्था है वो व्यवस्था कायम रहेगी, और आगे भी जो केसेस की संख्या, उनका स्थान विशेष में उनका कंसंट्रेशन, इन सभी चीज़ों को देखते हुए आगे कंटेनमेंट जोन्स का भी निर्णय ज़िला स्तर पे किया जाएगा, और उन कंटेनमेंट जोन में भी इसी प्रकार के रिस्ट्रिक्शंस लागू रखे जाएंगे। कंटेनमेंट जोन के बाहर एक बफर जोन की भी व्यवस्था की गई है। पिछली बार भी वही बफर जोन की व्यवस्था थी जो आगे भी कायम रहेगी। बफर जोन में हमें सघनता से ये देखना है कि क्या वहाँ पर जो इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस, इन्फ्लुएंजा जैसी बीमारी वहाँ की जनसंख्या में है या नहीं, या अन्य प्रकार की बीमारी जिससे कि ऐसा आभास हो कि वहाँ कोविड होने की आशंका है, तो निगरानी रखने की ज़रूरत है। लेकिन कंटेनमेंट जोन में जिस प्रकार की पाबंदियाँ लगाई गई हैं वो बफर जोन के संबंध में भारत सरकार ने अपने मार्ग निर्देश में नहीं कहा है। ये राज्यों के ऊपर छोड़ा गया है कि वो अपने स्तर से किस प्रकार का की पाबंदियाँ किसी भी प्रशासनिक क्षेत्र में लगाती हैं। तो कल जब देर रात में ये मार्ग निर्देश हमें स्वास्थ्य मंत्रालय से प्राप्त हुआ, उसके बाद से ही हमारे अधिकारियों ने अलग अलग ज़िलों में ये जो 6 पैमाने हमने आपको बताए थे, जिसके आधार पर राज्य सरकार को इन जोन्स का निर्धारण करना है, उसके ऊपर कार्य किया गया। और ये कार्य करने के बाद हमने ज़िला इकाई को लिया है, क्योंकि उसके नीचे वाली इकाइयों को जब हम लेंगे तो उसमें हमें इस प्रकार की सूचना को कलेक्ट करने में समय लगता, तो इसलिए अभी ज़िला इकाई को लिया गया है। और कालांतर में अगर हमें कहीं महसूस होता है कि इससे छोटी इकाई में हम जोनिंग व्यवस्था में कोई उसका पुनर्निर्धारण करें तो ये करना संभव होगा। लेकिन आज जो किया गया है उसमें जो मूल सिद्धांत ये रखा गया है कि अगर
जो मानक भारत सरकार ने दिए हैं और जो उन्होंने जो रेंज दिया है कि माना क्रिटिकल केसेस हैं, इतने से अगर कम होगा तो क्या होगा, इतने से अधिक होगा तो क्या होगा, इस प्रकार के जो उन्होंने मानक दिए हैं, तो उस पर हम लोगों ने ये तय किया है कि अगर किसी मानक में, अगर किसी 3 मानक में कोई ज़िला रेड कैटेगरी में दिखाई पड़ता है और बाकी 3 मानक में चाहे ऑरेंज हो या ग्रीन हो, तो उसे हम रेड कैटेगरी मानेंगे। और उसी प्रकार से अगर 3 से अधिक कैटेगरीज़ में अगर ग्रीन दिखाई पड़ता है तो हम उन्हें ग्रीन मानेंगे। इसके अलावा अगर माना ग्रीन और ऑरेंज और रेड का अगर देखते हैं, अगर हम ये पाते हैं कि रेड 3 से अधिक नहीं है तो हम उसे ऑरेंज जोन में रखेंगे। तो इस प्रकार से हम लोगों ने ज़िलों का वर्गीकरण किया है और उससे अल्मोड़ा ज़िला इस वर्गीकरण के हिसाब से ऑरेंज कैटेगरी में आता है। बागेश्वर, चमोली, चंपावत ये तीनों ग्रीन कैटेगरी में इन्हें रखा गया है। देहरादून ऑरेंज कैटेगरी में रखा गया है। हरिद्वार इस समय ग्रीन कैटेगरी में है। नैनीताल ऑरेंज कैटेगरी में है। पौड़ी गढ़वाल ऑरेंज कैटेगरी में है। पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल ये तीनों ज़िले ग्रीन कैटेगरी में हैं। उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी ये ऑरेंज कैटेगरी में है। ये पूरी तरह से जो अलग अलग पैमानों पे उन ज़िलों में क्या स्थिति है और उसके हिसाब से निर्धारित किया गया है। और आगे चल के अगर केसेस या दूसरे पैमानों पे अगर हम पाते हैं कि इसमें कोई पुनर्निर्धारण करने की ज़रूरत है तो वो पुनर्निर्धारण समय समय पर किया जाएगा। जी, तो इसमें अल्मोड़ा, देहरादून, नैनीताल, पौड़ी गढ़वाल, उधम सिंह नगर, उत्तरकाशी ये 6 ज़िले ऑरेंज कैटेगरी में रखे गए हैं। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल ये ग्रीन कैटेगरी में रखे गए हैं। फिलहाल जो वर्गीकरण के लिए हमने भारत सरकार के द्वारा निर्धारित मानकों के आधार पर जो देखा है, तो इस प्रदेश में कोई ज़िला रेड कैटेगरी में नहीं है। तो कोई ज़िला छूट गया है आपसे? हरिद्वार ग्रीन में है। बागेश्वर, चमोली, चंपावत, हरिद्वार, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग, टिहरी गढ़वाल ये सभी ग्रीन कैटेगरी में हैं और शेष ज़िले वो ऑरेंज कैटेगरी में हैं। देखिए, वो उसका डिटेल तो हम बता सकते हैं, जैसे कि देहरादून में टोटल एक्टिव केसेस आज के दिन में कितने हैं, एक्टिव केसेस पर लाख कितने हैं, डबलिंग रेट पिछले 7 दिनों में क्या है, केस फैटेलिटी रेट क्या है, टेस्टिंग रेशियो पर 10 लाख पॉपुलेशन क्या है और सैंपल पॉजिटिविटी रेशियो क्या है। तो इसमें ये पाया गया कि देहरादून 4 मानकों में ऑरेंज कैटेगरी में आता है और 2 कैटेगरी में वो ग्रीन कैटेगरी में आता है। 2 मानकों में वो ग्रीन कैटेगरी में आता है। तो चूंकि 4 ऑरेंज कैटेगरी थे और 2 ग्रीन कैटेगरी बन रहा था, तो हमने ज़िले को ऑरेंज कैटेगरी में रखा है क्योंकि ऑरेंज की संख्या ज़्यादा है। और सामान्यतः ये रखा गया है कि अगर कोई बराबरी जैसी स्थिति बन रही है तो हायर कैटेगरी को लेना चाहिए, ताकि वहाँ पर हम आवश्यक नियंत्रण वहाँ पर हम रख सकें। सर, मानकों की रेंज क्या रखी गई थी? अब जैसे टोटल एक्टिव केसेस में जो क्रिटिकल भारत सरकार ने कहा है 200 से अधिक केसेस होने चाहिए और डिज़ायरेबल जिसको हम ग्रीन कैटेगरी मान रहे हैं, तो 0 से 200 के बीच में
जो हैं वो ऑरेंज हम रख रहे हैं। भारत सरकार ने ये कहा है कि 200 से अधिक अगर बनता है तो वो ज़िला क्रिटिकल होगा और वो रेड कैटेगरी राज्य सरकार ने उसको रखा है। और डिज़ायरेबल उन्होंने कहा है कि पिछले 21 दिन में एक भी कोई केस ना आया हो तो उसे ग्रीन कहा है। तो ये एक मानक है। ऐसे ही 6 मानक हैं, जैसे एक्टिव केसेस पर लाख पॉपुलेशन, 1 लाख जनसंख्या में कितने एक्टिव केसेस हैं। तो राज्य ने भारत सरकार के जो दिशा निर्देश के अनुरूप क्रिटिकल कैटेगरी में यानी कि रेड कैटेगरी में 15 से अधिक अगर एक्टिव केसेस हैं पर लाख पॉपुलेशन तो उसको रेड कैटेगरी रखा है। और डिज़ायरेबल में कोई भी एक्टिव केस अगर ना हो तो वो डिज़ायरेबल हो। इसके बीच में 0 और 15 के बीच में जो भी संख्या होगी उसको हमने इंटरमीडिएट यानी कि ऑरेंज कैटेगरी में रखा है। उसी तरह से डबलिंग रेट यदि 14 दिन से कम है तो वो एक क्रिटिकल है, उसे हमने रेड कैटेगरी में रखा है। और अगर 28 दिन से अधिक है तो उसे हमने ग्रीन कैटेगरी में रखा है। और 14 और 28 दिन के बीच में अगर डबलिंग रेट है तो वो आपका ऑरेंज कैटेगरी बन जाएगा। और केस फैटेलिटी रेट यानी कि मृत्यु दर अगर 6% से अधिक है तो उसे क्रिटिकल माना जा रहा है यानी कि रेड में माना जा रहा है। और डिज़ायरेबल है यदि 1 से कम है। तो 1 से कम और 6 के बीच में जो अगर वैल्यू आपका आता है तो वो ऑरेंज कैटेगरी रखा है। और टेस्टिंग रेशियो पर लाख पॉपुलेशन में कितना आपने टेस्ट किया, तो अगर 65 से कम है, प्रति लाख पॉपुलेशन में अगर 65 से कम है तो उसे हमने रेड कैटेगरी में वर्गीकृत किया है। भारत सरकार ने इसे क्रिटिकल कहा है। और डिज़ायरेबल यानी कि अगर हम प्रति लाख जनसंख्या में 200 या उससे अधिक केसेस का टेस्टिंग करते हैं तो ये एक अच्छी स्थिति है, ये अनुकरणीय है, ये डिज़ायरेबल है, इसे करना चाहिए। सैंपल पॉजिटिविटी रेट में ये कहा गया है कि यदि 6% से अधिक केसेस पॉजिटिव आते हैं तो उसे हम क्रिटिकल मानते हैं और राज्य सरकार ने उसे रेड कैटेगरी में रखा है। और उसी तरह से डिज़ायरेबल है ये पॉजिटिव जैसे 2% से अगर कम है तो उसे कहा गया है कि ये डिज़ायरेबल स्थिति है और उसको ग्रीन कैटेगरी में रखा गया है। जैसे अभी हमने आपको बताया कि हमारा 1 पॉइंट कुछ है। तो इन्हीं मानकों में और इन वैल्यूज़ के बीच में जो अभी हमने आपको बताए, उन वैल्यूज़ के बीच में जो कैटेगरीज हैं उन्हें ऑरेंज रखा गया है और रेड और ग्रीन जो दोनों छोर पे इसके हैं। तो हर ज़िले को हमने हर कैटेगरी के हिसाब से उनका निर्धारण किया है और करने के बाद फिर उनका वर्गीकरण किया गया है। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हो गया होगा आपको। इस समय कोई रेड जोन में हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ जैसे हमने बताया कि ऑरेंज और ग्रीन जोन में ही ज़िले हैं। 7 ज़िले ग्रीन कैटेगरी में हैं और 6 ज़िले ऑरेंज कैटेगरी में। जिलों को हमने ग्रीन कैटेगरी में लिया हुआ है, जैसे पिथौरागढ़ भी है, इसमें चंपावत भी है, तो वहाँ क्या ये जो डिजायरेबल जो हमारा जो सोशल केस का है, क्या आपने वहाँ किया? सभी, जैसे हमने कहा ना कि 6 पैमानों को हमने देखने के बाद अगर ये देखा कि वहाँ पर रेड ऑरेंज 3 हैं, ठीक है, तो हम हायर कैटेगरी को वहाँ पर ले रहे हैं। और इसी तरीके से यदि वहाँ पर 3 से अधिक ग्रीन है तो हम उसे ग्रीन मान लेते हैं। तो प्रत्येक ज़िले का इसी हिसाब से निर्धारण हुआ है और उन ज़िलों का जो डेटा हमारे पास है उस डेटा के हिसाब से ही एक मैथमेटिकल एक्सरसाइज करके उसे किया गया है। फैसिलिटीज क्या मिलेंगी ना? अब भारत सरकार के जियो में आपने कल देखा होगा और ये प्रेस में भी पूरी तरह से इसका वो किया गया था। उसमें वर्जित जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें एयर ट्रैवल को पूर्ण रूप से वर्जित रखा गया है। मेट्रो रेल हमारे यहाँ नहीं है। स्कूल कॉलेजेस इनको बंद रखने के निर्देश हैं, लेकिन ऑनलाइन और डिस्टेंस लर्निंग इनको प्रोत्साहित करना है, इन्हें कायम रखना है। होटल, रेस्टोरेंट्स, हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज इन्हें अभी नहीं चलाया जा सकेगा। रेस्टोरेंट्स के किचन को चलाया जा सकता है और उनके माध्यम से जो होम डिलीवरी है, खाने का होम डिलीवरी है, उसे संचालित किया जा सकता है।
सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल्स, जिम्नेजियम्स, जिम्स, स्विमिंग पूल, एंटरटेनमेंट पार्क्स, थिएटर्स, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल और इसी प्रकार के स्थान वहाँ पर उनका संचालन संभव नहीं होगा। लेकिन अब की बार जो एक छूट दी गई है वो ये है कि जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस हैं और स्टेडियम हैं उनको खोला जा सकेगा। वहाँ पर जो हमारे जो खिलाड़ी हैं वो वहाँ पे प्रशिक्षण कर सकते हैं और वहाँ पे खेल सकते हैं, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार के दर्शकों का आना जाना वो परमिट नहीं किया जाएगा। बिना दर्शकों में मैच हो सकता है? खेल कर सकते हैं, खिलाड़ी खेल सकते हैं, क्योंकि अभी तक ये सारे बंद थे और खिलाड़ियों को अब ये समय हो गया है और हम ये परमिट कर सकते हैं। तो ये जी कर सकते हैं, जी हाँ। इसी प्रकार से जो पूर्व में जो सोशल गैदरिंग थे, पॉलिटिकल गैदरिंग्स थे, एंटरटेनमेंट के कार्यक्रम थे, शैक्षिक कार्यक्रम थे, जो सांस्कृतिक या धार्मिक कार्यक्रम थे जहाँ की बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, उन्हें भी वर्जित रखा गया है। और सभी धार्मिक स्थानों पे जो वहाँ पे पूजा पाठ इस प्रकार के कार्यक्रम तो संभव हैं, लेकिन वहाँ पे किसी प्रकार का जो जमघट है वो परमिट नहीं किया जाएगा। जैसा हमने आपको बताया कि जोन्स का डिमार्केशन भारत सरकार ने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत दिए हैं और उसके आधार पे राज्यों को ही ये फैसला करना है कि वो किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे। जो राज्य सरकार में इसका आदेश और डिटेल्स भी जारी होंगे। मैं मोटी मोटी चीज़ें आपको बता दूं कि जो व्यवस्था इस समय चल रही है 7 बजे से 4 बजे तक की, ये व्यवस्था आगे भी चलती रहेगी और आगे व्यवस्था जो स्थिति कैसी बनती है इसको देखकर फिर आगे विचार किया जाएगा। फिलहाल 7 बजे से 4 बजे तक जो व्यापारिक प्रतिष्ठान हैं, जो हमारे जो ऑफिसेस हैं, ऑफिसेस के लिए टाइम 10 से 4 रखा गया है। सचिवालय पूर्व 9:30 से 4 बजे तक खुलेगा और 4 बजे के बाद से राज्य में फिर पूर्ववत जो कर्फ्यू वाली स्थिति है वो बनाई रखी जाएगी। ये इसलिए भी आवश्यक है कि हाल के दिनों में कुछ संख्या हमारी बढ़ी है और इस समय उनके ऊपर नियंत्रण रखना आवश्यक है। कुछ चीज़ें जो राज्य सरकार ने निर्णय लिया है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय भी ये किया है कि सारी दुकानें हमारे ऑरेंज और जो ग्रीन जोन्स हैं, राज्य में सारे ऑरेंज और ग्रीन जोन्स हैं, ये दुकानें सारी खुली रखी जाएंगी। जैसा आपको याद होगा कि हमने मैदानी क्षेत्रों में हमने ये कहा था कि जो गैर ज़रूरी नॉन एसेंशियल दुकानें हैं वो 50% खुलेंगी और ज़रूरी सामग्री बेचने वाली दुकानें वो हर रोज़ खुलेंगी। तो अब निर्णय लिया जा रहा है कि ऑरेंज और ग्रीन कैटेगरी के समस्त ज़िलों में दुकानें हर रोज़, सभी दुकानें हर रोज़ खुलेंगी। लेकिन कुछ शहर जहाँ की बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं और जहाँ पे नियंत्रण हमें और सतर्कता बरतनी चाहिए, तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये निर्णय लिया है कि हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, हरिद्वार, देहरादून, कोटद्वार और रुड़की, इन शहरों में गाड़ियों का आवागमन वो ऑड इवन के बेसिस पे किया जाएगा। इसके संबंध में हम लोग विस्तार से आदेश जारी करेंगे। फिलहाल इतना बताना आवश्यक है कि ये जो 7 हमने अपने जो नगरीय क्षेत्र चुने हैं जहाँ बड़ी संख्या में लोग निवास करते हैं, दुकानें खुलेंगी, लेकिन ऑड इवन के बेसिस पे गाड़ियों का वहाँ पर संचालन किया जाएगा। जो एक बार फिर से सुन लें, हल्द्वानी, रुद्रपुर, काशीपुर, कोटद्वार, हरिद्वार, रुड़की,
देहरादून। सबने लिख लिया? तो ये 7 जहाँ की हम ट्रैफिक में मतलब जो प्राइवेट वाहन लेकर चलते हैं तो वो ऑड इवन की व्यवस्था वहाँ पर करेंगे और इसमें विस्तार से आदेश किया जाएगा। लेकिन दुकानें अब पूरे प्रदेश में सभी दुकानें खुलेंगी एक्सेप्ट जिनको भारत सरकार के उस आदेश से जो वर्जित हैं, जैसे मॉल्स को बंद रखने के आदेश हैं तो मॉल्स नहीं खुलेंगे। इसी प्रकार से सिनेमा इत्यादि जो हमने अभी आपको पहला लिस्ट बताया था। जी, व्यावसायिक वाहन तो कभी भी रोक उन पे नहीं थी, जैसे ट्रक्स हैं उनके ऊपर रोक नहीं थी। जो हमारे पब्लिक व्हीकल्स हैं उनके बारे में अभी एक निर्णय शीघ्र लेकर आज शाम तक फिर हम लोग आपको और डिटेल्स उसमें बता देंगे। अभी जो मुख्य बात थी मैंने आपको वो बताया है। तो एक चीज़ क्लियर हो गया, 7 बजे प्रातः से 4 बजे शाम तक ये सारी गतिविधियां होंगी। दफ्तर 10 बजे से 4 बजे तक खुलेंगे। दुकानें सभी खुलेंगी मॉल्स को छोड़कर। 7 शहरों में जो हमारे बड़े शहर हैं वहाँ पर वाहनों का ऑड इवन बेसिस पे चलेगा और इसके डिटेल गाइडलाइन आज अभी हम लोग अगले 1-2 घंटे में उसको भी हम लोग आपको प्रसारित करेंगे। जी, सैलून्स के बारे में भारत सरकार ने अब की बार कोई उन्होंने नियंत्रण नहीं किया है। राज्य में हम किन किन स्थानों में करेंगे इसका निर्णय अभी जब हम जो विस्तृत गाइडलाइंस जारी करेंगे तो उसमें ये सारी चीज़ों का खुलासा उसमें किया जाएगा। सर, ये 4 व्हीलर्स के लिए 2 व्हीलर्स के लिए भी होगा? जी, ये 4 व्हीलर्स के लिए है, 2 व्हीलर्स के लिए भी होगा? ये अभी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर दोनों के ऊपर है, लेकिन अभी इस पर अब चर्चा हमारी चल रही है। इस समय तो ऑड इवन की ही बात है कि जो भी वाहन प्राइवेट निकलेंगे वो ऑड इवन के ही फॉर्मूला से चलाए जाएंगे। इस प्रकार का निर्देश माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है। इसका हम कार्यान्वयन किस प्रकार से करेंगे वो डिटेल का आदेश अभी थोड़ी देर में आपको प्राप्त होगा। कर्मचारियों की मौजूदगी जो पहले व्यवस्था थी वही यथावत चलती रहेगी। इंटरस्टेट वाहनों को हम नियंत्रण करेंगे। इंटरस्टेट में जो माइग्रेंट्स का जो प्रवासी हमारे श्रमिक हैं उनका मूवमेंट तो चलता रहेगा। इसके अलावा जो कोई विशेष परिस्थिति में यानी कि स्वास्थ्य से संबंधित परिस्थिति में या कोई परिवार में ऐसा कोई फंक्शन हो जिसमें जो कि परमिटेड कैटेगरी में आता है तो वो परमिट किया जाएगा, लेकिन वो प्रायर परमिशन से ही होगा इस प्रकार का मूवमेंट, ताकि हमें जानकारी हो कि कौन आ रहा है, कहाँ जा रहा है और कब वापस जा रहा है, इसकी जानकारी हमारे पास होनी चाहिए। तो इंटरस्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट भारत सरकार ने कहा है कि 2 राज्य आपसी सहमति से पब्लिक ट्रांसपोर्ट को चला सकते हैं। तो राज्य सरकार अभी ये तय कर रही है, क्योंकि देखिए जैसे हमने अभी ऑरेंज ग्रीन तय किया है वैसे ही प्रत्येक राज्य आज या कल में वो भी अपने रेड ऑरेंज ग्रीन जोन तय करेंगे। तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हम किन जोन से आवागमन को परमिट करेंगे और किन जोन्स में हमें अभी भी प्रतिबंध रखना है। तो जैसे जैसे अन्य राज्यों की स्थिति क्लियर होती जाएगी हम इस व्यवस्था को और आगे विस्तृत करेंगे। इंटरस्टेट, उसी के बारे में हमने अभी कहा कि इंटरस्टेट पब्लिक ट्रांसपोर्ट के बारे में भारत सरकार का ये निर्देश है कि 2 राज्य आपसी सहमति से इस प्रकार के इंटरस्टेट वाहनों का मूवमेंट पब्लिक ट्रांसपोर्ट का कर सकते हैं। तो इंट्रास्टेट के ऊपर जो है इस समय भारत सरकार ने कोई पाबंदी नहीं रखी है। हमें ये देखना है कि हमारे कुछ बड़े नगरीय क्षेत्र हैं उनमें हम किस प्रकार से वाहनों का आवागमन को परमिट करेंगे और किस प्रकार से वहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग को भी बनाए रखने की व्यवस्था करेंगे। तो ये जो विस्तृत रूप से जो दिशा निर्देश जारी होंगे उसमें इन चीज़ों का समावेश किया जाएगा और आज मैं उम्मीद करता हूँ कि आज देर शाम तक ये सारे डिटेल्स आपको हम लोग उपलब्ध करा देंगे। फ़िलहाल मैंने आपको जो कुछ प्रमुख निर्णय थे
आगे हमारी गतिविधियां किस प्रकार से चलेंगी उसकी हमने आपको जानकारी दी है। सर सैलून का सैलून का जैसे हमने बताया कि भारत सरकार ने अभी इसके ऊपर कोई रोक नहीं लगाई है। हम लोग ये विचार कर रहे हैं कि क्या ऑरेंज जोन में भी हमें इसे खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए, या हमारे जो बड़े अर्बन क्लस्टर्स हैं, जो बड़े नगरीय क्षेत्र हैं, उनमें हमें इन्हें खोलना चाहिए या नहीं खोलना चाहिए। तो ये अभी राज्य सरकार के विचाराधीन ये विषय है। और जैसा मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये समस्त जो शंकाएं आपके द्वारा व्यक्त की जा रही हैं, इनका सभी का समाधान आज जब हम एक विस्तृत आदेश जारी करेंगे तो इन विषयों का भी समाधान उसमें बहुत स्पष्ट रूप से कर दिया जाएगा। ग्रीन जोन के जनपदों में वाहनों की व्यावसायिक वाहनों की आवाजाही, व्यावसायिक वाहन चाहे रेड हो, चाहे ग्रीन हो, चाहे ऑरेंज हो, चाहे कोई सा भी हो, डे वन से ये क्लियर है कि ट्रांसपोर्ट के मूवमेंट में, व्यावसायिक वाहनों के मूवमेंट में किसी प्रकार की रोक नहीं है। हमारे राज्य में भी किसी प्रकार की रोक नहीं रही है और इसी की वजह से जो व्यावसायिक गतिविधियां हैं वो सुचारू रूप से अभी चल रही हैं। विक्रम चल सकेंगे अब? विक्रम के बारे में हमने कहा कि जो अपने इंट्रा स्टेट या इंट्रा डिस्ट्रिक्ट या इंट्रा सिटी मूवमेंट का है, विद इन द सिटी, माना देहरादून शहर में विक्रम चलेंगे या नहीं चलेंगे। जैसे हमने कहा कि 7 प्रमुख नगरीय क्षेत्र में हमने कुछ पाबंदियां लगाई हैं जो अन्य क्षेत्र में नहीं, जैसे ऑड इवन का लगाया है, ठीक है। तो उसी प्रकार से टेम्पो हैं, विक्रम हैं, हम उन्हें चलाएंगे तो उनमें किस प्रकार की पाबंदी के साथ करेंगे ये हमारे डिटेल आदेश में आज प्रसारित होगा, तो उसके थोड़े से प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। देखिए, बसों का संचालन वो हम लोग चाहते हैं, पहले हमने ग्रीन एरियाज़ में पूरी तरह से कर दिया था, लेकिन अभी आपने जो देखा कि इस कैटेगरी में हमारे पर्वत के 2 ज़िले जो इससे पहले नहीं थे वो अब ऑरेंज कैटेगरी में आ गए हैं। तो इसकी वजह से ये कैटेगराइजेशन चूँकि अभी हुआ है तो बसों का मूवमेंट, वाहनों का मूवमेंट किस प्रकार से होगा इन स्थानों में जहाँ की ऑरेंज हो रहा है पहाड़ के 2 जनपद, तो ये निर्णय अभी किया जाएगा और इसका भी डिटेल में आपको जब ये आदेश प्रसारित होंगे तो इसकी कॉपी आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। शाम 7 बजे से लेकर सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू और डायरेक्ट उसमें लिखा हुआ है। देखिए, भारत सरकार ने ये कहा है कि शाम के 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन उन्होंने राज्यों को ये भी छूट दी है कि यदि राज्य चाहें तो इनमें से किसी भी निर्देश को वो और अधिक सख्त बना सकते हैं। तो राज्य में अभी विचार करने के बाद यह उपयुक्त पाया गया कि फ़िलहाल 7 बजे से 4 बजे तक की जो व्यवस्था है, प्रातः 7 बजे से शाम 4 बजे तक की, उसी व्यवस्था को हम चालू रखेंगे। शाम 7 बजे से अगली सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू लिखा हुआ है। मैं तो तभी से यही बता रहा हूँ कि भारत सरकार ने आदेश किए हैं, लेकिन साथ ही में राज्यों को उन्होंने इतनी छूट दी है कि हम चाहें तो उसको हम कर्फ्यू को 7 बजे के बाद से एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। जैसे मैं अगर चाहूँ या राज्य सरकार चाहे कि कर्फ्यू का टाइम मैं रात के 8 बजे से लागू करूँगा, वो हम नहीं कर सकते हैं। लेकिन 7 से पहले अगर राज्य सरकार ये निर्णय करती है तो वो समय को बढ़ा सकती है, कर्फ्यू के समय को बढ़ा सकती है। तो उत्तराखंड सरकार में फ़िलहाल ये निर्णय किया गया है कि हम कर्फ्यू को 4 बजे से ही प्रारंभ कर देंगे 7 के स्थान पे। तो सुबह 7 बजे से 4 बजे तक सारी गतिविधियां चलेंगी, 4 बजे के बाद से फिर वो बंद होंगी और अगले दिन सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगी।